हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दृश्य श्रव्य सामग्री। तो आज हम जानेंगे कि दृश्य श्रव्य सामग्री या आप इसको श्रव्य दृश्य सामग्री भी कह सकते हो, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने की बात करें या फिर किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करें, तो सभी में ये प्रयोग में ली जाने वाली सामग्री है। जैसे आप बीएड के अंतर्गत किसी भी शिक्षण की बात कर रहे हैं और आप चेक भी कर सकते हैं सिलेबस में, दृश्य श्रव्य सामग्री ये टॉपिक आपको सभी टीचिंग सब्जेक्ट्स में मिलेगा। इसके साथ ही आप इसको किसी भी सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड में अगर पढ़ेंगे तो ये वहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट मेथड के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट का की टीचिंग मेथड्स की बात करें तो वहाँ पे आपको इसे पढ़ना ही होगा उसके अंतर्गत। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये सभी सब्जेक्ट में लगा हुआ है, चाहे आप बीएड के दौरान टीचिंग सब्जेक्ट्स की बात करें या फिर अदर सब्जेक्ट्स के अंतर्गत जब टीचिंग मेथड्स पढ़ें तब भी इसे क्यों पढ़ा जाता है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाना चाहिए, ये आवश्यक है। अगर हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली ही वर्तमान समय में लागू है, हम सभी जानते हैं। तो अगर हमने बच्चे को अच्छे से पढ़ाना है, बच्चे को केंद्र में रख करके शिक्षण कराना है, बच्चे को अधिगम कराना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, तो इन सब सामग्रियों का आपको अपने शिक्षण में प्रयोग करना चाहिए। और आप इसको कैसे देख सकते हैं, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो वहाँ पे या फिर कर चुके हैं तो वहाँ पे जब माइक्रो टीचिंग से आपका प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट होता है, जहाँ से बीएड आपकी स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन स्किल सिखाई जाती है। उस डेमोन्स्ट्रेशन स्किल में आपने क्या करना होता है, आप वहाँ पे इन्हीं ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना सीखते हो कि कैसे इनके इस्तेमाल के साथ इनका उपयोग करके आप अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। सिखाते हैं ना आपको वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन स्किल के अंदर, तो वहाँ पे हम स्टार्टिंग में ही आपके माइंड में ये चीज़ बिठा देते हैं, एक कहते हैं ना बेसिक स्किल के रूप में ये आपको सिखा देते हैं कि आप जो भी टॉपिक बच्चे को पढ़ाएं उसमें आप ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करें। अब इन ऑडियो विजुअल एड्स दृश्य श्रव्य सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इससे क्यों फायदा मिलता है या कैसे फायदा मिलता है। तो देखिए, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, बोधगम्य बनाने के लिए, बोधगम्य मतलब सबको बोध हो सके, सबको आपके द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक समझ में आ सके, सब उसके ज्ञान को आत्मसात कर सके, इसके लिए हम इन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे तो आपको मैं पूरे बताऊंगी कौन कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री होती है। यहाँ पे मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आप मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे ये पीछे ब्लैक बोर्ड है जिस पे मैंने यहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री टॉपिक लिख दिया है, फिर आगे भी लिखा हुआ मैटर है जिससे कि मैंने अभी आगे कॉन्सेप्ट बताने के बाद पढ़ाना है। ठीक है, अब क्या इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्या मेरी टीचिंग में, है ना। आपको ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, अगर मैं सिर्फ मुंह से बोलती कि आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे और जो कुछ भी लिखा है वो सिर्फ वर्बली बताती जाऊँ, ब्लैक बोर्ड नहीं हो मेरे पास या मैं ब्लैक बोर्ड लगा हुआ मैं इसका कोई यूज़ ही ना करूँ, तो बताओ दोनों प्रकार की टीचिंग में और दोनों प्रकार से जो आप ज्ञान ग्रहण करेंगे, जो आपको बोध होगा, जो आप इस टॉपिक के बारे में जान जाएंगे, क्या इन दोनों में फर्क नहीं होगा? तो होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, ये चीज वैसे ही समझ लो जैसे ये शामपट है, तो जो मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर है कि केवल अगर भाषा का मौखिक रूप ही होता, लिखित रूप नहीं होता, तो आप कितना कुछ क्लास में याद कर करके और मौखिक रूप से सुन करके अपने अंदर रख सकते थे, नहीं रख सकते थे ना। लिखित भाषा के बहुत सारे फायदे हैं, तो उसी तरह से फिर इस शामपट के भी अपने फायदे हैं।
आता है, लिखने के काम ही आता है, ये लिखने ही होता है इसके ऊपर, या इसके अलावा ये लिखित भाषा का ही इस पे प्रयोग होता है। तो इस तरह से प्रत्येक दृश्य श्रव्य सामग्री की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, जो वर्तमान युग है ये ज्ञान की जटिलता का युग है। यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, और इस मुश्किल काम को, अच्छा फिर ये काम मुश्किल क्यों है ये भी सुन लो। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि ज्ञान का बहुत विस्तार हो चुका है। आज आप देख रहे हैं नए नए इतने सारे आविष्कार हुए हैं, तो ज्ञान का भी विस्तार हो चुका है। पहले इतनी सारी बातें बच्चों को नहीं बताई जाती थी, या पाठ्यक्रम इतना लंबा निचोड़ा नहीं होता था जितना कि अब होता है। तो ज्ञान का विस्तार और ज्ञान की जटिलता के चलते हुए हम अपने शिक्षण को बोधगम्य और प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। अब ये दृश्य श्रव्य सामग्री, इसका प्रयोग करने से क्या होता है, तो देखिए ये जरूरी माना जाता है कि आप बच्चे को जिस किसी भी मेथड से पढ़ाएं उसमें बच्चे की ज्ञानेंद्रियां जागृत रहनी चाहिए। ज्ञानेंद्रियां जागृत रहेंगी तो इसका मतलब ये है कि बालक जल्दी से सीखेगा, अधिगम अच्छे से हो पाएगा और फिर वो सीखा हुआ बच्चा याद भी रख पाएगा। दूसरी बात, हमने बच्चे को सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देना बल्कि व्यवहारिक ज्ञान देना है। तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री ये दोनों ही काम करती है। इसके द्वारा हम बालक को व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। बच्चा उसको लंबे समय तक याद रखता है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल हम उसको किताबी ज्ञान पर ही निर्भर नहीं करते हैं बल्कि हम उसको संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज़, आप कैसे ये बता सकते हो मैं आपको कि इसमें बच्चे की पूरी ज्ञानेंद्रियां जागृत अवस्था में रहती हैं, तो आपने खुद ने लेसन प्लान तैयार करके डिलीवर किए होंगे, वहाँ पे आप देख लिया होगा आपने कि किस तरह से आप टीचिंग एड को न्यूज़पेपर या किसी कागज से कवर करके लाते हैं, तो बच्चे में उत्सुकता रहती है कि इसके पीछे क्या होगा। उनकी नज़रों को आपने देखा होगा, आपको पता है जैसे ही आप उससे न्यूज़पेपर हटाने के लिए या फिर कागज जो भी आपने चिपका रखा है उस पर पेपर, उसको हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बच्चे ऐसे अपनी सीट से ऊपर हो करके देखते हैं कि अच्छा इसके पीछे क्या होगा। चाहे आप टीचिंग एड लेके गए हैं, चाहे आप कोई मॉडल लेके गए हैं, ये वाला सीन तो आपने अपनी क्लास में ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बच्चे की ज्ञानेंद्रियां पूरी तरह से जागृत हैं। देखिए जब भी हमें किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा होती है ना, जैसा कि बच्चे में है उस समय पे कि इसके पीछे इस पेपर के नीचे सर क्या बना के लाए होंगे, मैम क्या बना के लाए होंगे, है ना। तो जब हमें किसी भी ज्ञान को लेने की या किसी भी बात को जानने की जिज्ञासा होती है तो वो जिज्ञासा के समय जब तक हमारी वो जिज्ञासा शांत नहीं होती तब तक हमारी वो ज्ञानेंद्रियां पूरी तरह से जागृत अवस्था में ही रहती हैं। तो इसका मतलब दोनों काम हो गए ना दृश्य श्रव्य सामग्री के साथ। पहली बात जो मैंने अभी कहा कि ज्ञानेंद्रियां भी बच्चे की जागृत रहेंगी, और दूसरी बात कि बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा इस सामग्री के माध्यम से, ना कि सैद्धांतिक ज्ञान। ठीक है, चलो अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो श्यामपट्ट, जो कि खुद एक दृश्य श्रव्य सामग्री में इसका जो है प्रयोग करते हैं हम, और आपको पता ही है कि ये कौन सी सामग्री होगी। दृश्य का मतलब जिसे देखा जाए आंखों के द्वारा, श्रव्य का मतलब जिसे सुना जाए। दृश्य श्रव्य जो दोनों काम करे, तो आप सोच लो ये कैसी सामग्री है। श्यामपट्ट कैसी सामग्री है, दृश्य सामग्री है। ठीक है, इसको सुन सकते हो, बोलता है ये नहीं, तो श्रव्य सामग्री है नहीं। दृश्य श्रव्य दोनों काम ये करता नहीं है, तो इस पे हम क्या करते हैं, केवल देखते हैं इसको, तो इसका मतलब ये है दृश्य सामग्री। तो ये श्यामपट्ट पे जो मैंने ये परिभाषा लिख रखी है दृश्य श्रव्य सामग्री की, अब हम इसे पढ़ते हैं। चलिए, ज्ञानेंद्रिय अनुभव द्वारा ही किसी भी वस्तु या क्रिया का मानसिक चित्र बनता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय अनुभव अभी मैंने बता दिया, ज्ञानेंद्रियां पूरी तरह से जागृत होंगी तभी ये कह रहे हैं थॉमस एम रिस्क, इसके
डेफिनेशन या फिर परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है, तो वो है थॉमस एम रिस्क। तो थॉमस एम रिस्क क्या कहते हैं कि ज्ञानेंद्रिय अनुभव द्वारा ही किसी भी वस्तु या क्रिया का मानसिक चित्र बनता है। मानसिक चित्र, मानसिक क्रिया कहाँ होती है, दिमाग में ना, हमारे मस्तिष्क में। तो हमारे मस्तिष्क में उस वस्तु का जो चित्र बनता है, उस क्रिया का जो चित्र बनता है, वो ज्ञानेंद्रिय अनुभव द्वारा ही बनता है। और इस मानसिक चित्र के आधार पर ही ये जो चित्र बनेगा आपके मस्तिष्क में, तत्व संबंधी प्रत्यय बनते हैं, उससे संबंधित प्रत्यय बन जाते हैं। अतः शिक्षण द्वारा ज्ञान के प्रत्यक्षीकरण एवं उसे मूर्तता प्रदान करने के लिए ऐसे शैक्षिक उपकरणों की आवश्यकता एवं महत्ता स्वयं सिद्ध है, अपने आप ही स्वयं सिद्ध है, अपने आप सिद्ध है, जिनके माध्यम से वस्तु, क्रिया, भाव एवं विचार का बिंब ग्रहण संभव हो सके। क्या समझ में आया यहाँ से? तो अगर आपको अपने आप से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये मेरा काम है आपको समझाना, मैं समझाती हूँ। देखिए, ज्ञानेंद्रिय अनुभव मैंने बता दिया आपको, यानी ज्ञानेंद्रियां बच्चे की जागृत होनी चाहिए। बच्चे जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव प्राप्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। अब ज्ञानेंद्रियां कितनी है वो तो आपको पता ही है। आपके शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आपके पास। अब वो ज्ञानेंद्रियों के नाम मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, अगर वो जागृत हैं, अगर वो एक्टिव हैं और उस समय आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है, बच्चे की सारी ज्ञानेंद्रियां जागृत है, आपकी भी होनी चाहिए, बच्चे की सारी ज्ञानेंद्रियां जागृत है, और उस समय आप अगर बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा बहुत ही आसानी से उसे सीख जाएगा, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रिय अनुभव जो होते हैं उनके द्वारा या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब हम किसी वस्तु या क्रिया को देखते हैं तो उससे उस वस्तु या क्रिया का मस्तिष्क में एक मानसिक चित्र बन जाता है, ठीक है, एक चित्र बन जाता है हमारे मस्तिष्क में, और फिर इसी मानसिक चित्र के आधार पर ही तत्संबंधी प्रत्यय भी बन जाता है, उससे संबंधित प्रत्यय भी बन जाता है, ठीक है। अब इस चीज को आप ऐसे समझ लो, मान लीजिए मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाना है उससे संबंधित मैं टीचिंग एड लेके आई, ठीक है, टीचिंग एड लेके आई हूँ मैं वहां पे, तो मैंने आपको क्लास में आके टॉपिक नहीं पढ़ाया बल्कि वो टीचिंग एड आपको दिखाई और समझा दी, उसमें जो भी मैं दिखाना चाहती हूँ वो समझा दिया। तो जब आपने उसको देखा, अब उसके साथ क्या, वस्तु या क्रिया का मानसिक चित्र बन गया। देखने पर आपको ये पता ही होगा कि जो हमारी जो आंखें हैं ये कैमरे का काम करती हैं, ये कैमरे का काम करती हैं। कैसे करती हैं इसको ध्यान से सुन लो जरा। जैसे मान लीजिए आप जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं अपने जीवन में, जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या होता है कि हमारी आंखों में उसकी फोटो खींच जाती है, ठीक है, हमारी आंखें उसकी फोटो क्लिक कर लेती हैं और फिर वो हमारी मेमोरी में सेव हो जाती है। कहाँ पे, जैसे मोबाइल की मेमोरी में सेव हो जाती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाती हैं। तो इस तरह से वो फोटो जाकर के सेव हो जाती है। अब जो वो फोटो सेव हुई है जहाँ पे, अब वो व्यक्ति मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल के बाद हमें फिर से कहीं मिल जाता है, ठीक है, 2 साल वो हमें मिला ही नहीं कहीं पे, और उसके बाद क्या हुआ, 2 साल बाद अचानक से वो हमें मिल जाता है। जब हम उसको कहीं ऐसे ही मार्केट में या कहीं भी किसी शादी में देखते हैं दूर से, तो क्या होता है, क्या आपको एकदम से वो याद आ जाता है कि ये कौन है? नहीं आता ना। कारण मैं बताती हूँ। जैसे ही आपने पहले उसको मिले थे तो आपकी आंखों ने वो फोटो खींच करके फिर क्या की थी, सेव करके रख ली थी, है ना, मस्तिष्क में, आपके मेमोरी कार्ड में वो सेव हो गई थी। तो इसी तरह से आज वो व्यक्ति फिर से आपको मिला है। अब जो आपकी आंखों ने इस बार जो फोटो क्लिक की है उसके साथ वो मैच कर रही है जो पहले आपके रिकॉर्ड में, मेमोरी कार्ड में जितनी भी पिक्चर्स पहले से पड़ी हैं उनके साथ उसको मैच कर रही है कि किसके साथ ये मैच हो रही है। ये जो प्रोसेस है वो 1 मिनट 2 मिनट या हो सकता है कि 5 मिनट तक भी चलती रहे। कई बार तो हमें 1 दिन निकल जाता है तब भी याद नहीं आता कि ये व्यक्ति कौन है, फिर किसी से पूछना पड़ता है कि अच्छा वो कौन था, इसको मैं पहले कब मिला था। और कई बार क्या, बस कुछ सेकंड, एक चुटकी
लगने जितना काम होता है और वो फोटो मैच हो जाती है और हमें याद आ जाता है कि अच्छा ये वो है, ये मुझे वहां मिला था। ऐसा होता है नहीं होता? बहुत सारे बच्चे आप में से जो अभी मेरी बात सुन रहे हैं वो यही सोच रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल मैम जैसा आप बता रही हो ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा इसलिए होता है, मैंने बताया ना अभी आपको क्यों होता है। तो हमारी आंखें क्या करती हैं? हमारी आंखें केवल किसी व्यक्ति जिसको हम देखते हैं उसका ही वो चित्र नहीं खींचती हैं कैमरे की तरह काम करके, बल्कि जो भी हमें कोई वस्तु या क्रिया करती हुई दिखती है या वस्तु दिखाई देती है तो वो भी हमारे दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, तो मानसिक चित्र बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारी ज्ञानेंद्रियां जागृत अवस्था में है तो वस्तु या क्रिया, क्योंकि आंखें भी क्या है, ज्ञानेंद्रियों का एक हिस्सा है, आपको पता ही होगा। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5 मैं बता ही देती हूँ, आंख है, कान है, नाक है, हमारी जीभ है और हमारी त्वचा है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो आंख भी तो ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत ही आती है हमारी आंखें। तो जब ज्ञानेंद्रिय अनुभव के द्वारा हम किसी भी वस्तु या क्रिया का मानसिक चित्र बन जाता है हमारे मस्तिष्क में, यानी हम जो टीचिंग एड क्लास में लेकर के गए हैं उस टीचिंग एड को बच्चे ने देखा और देख करके क्या हुआ, उसका वो चित्र जो है उसके मस्तिष्क में फिक्स हो गया, रिकॉर्ड में आ गया, वहां पे वो पिक्चर जो है वो जाके सेव हो गई और इस मानसिक चित्र के आधार पर ही तत्संबंधी प्रत्यय बन गया। अब आपने उसके बारे में जो कुछ भी बताया वो सारा का सारा भी उसके दिमाग में एज इट इज फिक्स हो गया। तत्संबंधी, तत् का मतलब होता है उससे या उसके, तो उसके संबंध में जितना कुछ भी बताया वो भी रिकॉर्ड में सबका सब रिकॉर्ड बन गया। चित्र भी बना हुआ है, रिकॉर्ड भी बना हुआ है। अब जब बच्चा वास्तविक रूप में उस स्थान पे जाएगा जिसकी कि आपने उसको पिक्चर दिखाई थी या मॉडल दिखाया था, तो क्या ये दोनों चीजें उसको याद नहीं आ जाएंगी कि हाँ मैम ने क्लास में पढ़ाया था, सर ने क्लास में पढ़ाया है, तो ऐसे ही है। जैसे हम मान लीजिए आप बच्चे को ताजमहल दिखा देते हैं, ठीक है, ताजमहल का मॉडल लेकर के आते हैं और ताजमहल ऐसा सा दिखता है, उसके बारे में जो भी बताना है बता देते हैं। तो आप मॉडल लेके आए हो, तो मॉडल लेने के साथ ही बच्चे के दिमाग में उस मॉडल से तो मानसिक चित्र बन गया ताजमहल का, और उसके बारे में जो कुछ भी आपने बताया तो क्या बना, प्रत्यय बन गया। अब जब बच्चा रियल में जाएगा आगरा का ताजमहल देखने के लिए, तो वहां पे क्या होगा, उसको ये सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। और यहाँ पे भी जो आप किताब से पढ़ाते हैं ना बच्चे को, और बच्चे को वो सब कुछ समझ में आता किताब में पढ़ पढ़ के, उससे बहुत बेटर होगा जो अब आप टीचिंग एड से उसको बता रही हो, मॉडल से बता रहे हो ताजमहल के बारे में। उसको लॉन्ग टाइम तक के लिए वो याद रहेगा, उसकी ज्ञानेंद्रियां जागृत रहेंगी क्योंकि उसमें जिज्ञासा है ये जानने की, आप मॉडल या टीचिंग एड जो भी लेके आए हो उसके बारे में जानने की, उसको देखने की, तो ज्ञानेंद्रिय पूरी तरह से जागृत है। और ऊपर से जो दूसरी बात मैंने बताई थी कि अब आपको उसको रट्टे लगवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हो उसको, तो इसका मतलब ये है कि उसको सारा का सारा जो ज्ञान प्राप्त होगा वह व्यवहारिक रूप से प्राप्त होगा, सैद्धांतिक ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, अब आगे ये क्या कहते हैं, अतः शिक्षण द्वारा ज्ञान के प्रत्यक्षीकरण, यानी ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित करने की बात हो रही है। तो ज्ञान के प्रत्यक्षीकरण एवं उसे मूर्तता प्रदान करने के लिए, उसको मूर्त रूप में, जो ज्ञान है उसको मूर्त रूप में लाने के लिए ऐसे शैक्षिक उपकरणों की आवश्यकता एवं महत्ता। ऐसे शैक्षिक उपकरण यानी कौन से, दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, ऐसे शैक्षिक उपकरणों की आवश्यकता एवं महत्ता स्वयं सिद्ध है, अपने आप ही सिद्ध होगी। जैसे कि मैंने भी एग्जाम्पल दिए तो आपके सामने भी सिद्ध हो ही चुका है कि दृश्य श्रव्य सामग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इनकी जो आवश्यकता है और जो महत्ता है वो अपने आप ही सिद्ध हो जाती है, जिनके माध्यम से वस्तु, क्रिया, भाव एवं विचार का बिंब ग्रहण संभव हो सके। आपको पता है बिंब बनते हैं, है ना, कौन से बिंब, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, विचार बिंब। ठीक है, किसी भी वस्तु या क्रिया के बिंब बनते हैं, आपको पता होगा विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स मेरे, आपको पता होगा ये। पहले क्या होता है, दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब बनते हैं। या तो हम किसी भी
ज्ञान को देख करके ग्रहण करते हैं, ठीक है, या तो किसी भी वस्तु के बारे में, क्रिया के बारे में हम जानते हैं उसे देख करके, यानी दृश्य के माध्यम से, ठीक है, या तो हम उससे जानते हैं, उस वस्तु या उस क्रिया के बारे में जानते हैं सुन करके, यानी कि श्रव्य बिंब बनता है, या तो सबसे पहले दृश्य बिंब बनेगा या तो श्रव्य बिंब बनेगा, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं ना, या तो किसी चीज के बारे में पता चले तो देख करके पता चल जाए, हमने देखा उसके बारे में सारी नॉलेज ले ली, या तो फिर हमने सुना उसके बारे में, या तो वो कैपेबल हो उसकी सुनने में, हम सुन करके पूरा ज्ञान ले लेते हैं। दो ही तरीके होते हैं, चाहे फिर वो वस्तु खुद से बोल करके अपने बारे में बता रही है या कोई और उसके बारे में बता रहा है। तरीके तो हमेशा दो ही होते हैं ना, दृश्य या तो श्रव्य। तो पहले दृश्य या श्रव्य बिंब बनते हैं और उसके बाद ये जो विचार बिंब की बात हुई है वो, यानी पहले हमने किसी भी वस्तु को या क्रिया को देखा या तो सुना या दोनों काम किए, ठीक है, दृश्य बिंब भी मिला और श्रव्य बिंब भी मिला हमें, ठीक है। और इसी तरह से इसके साथ ही रेलेवेंट कर लो कि चाहे तो वो दृश्य सामग्री है, या तो दिखाई देने वाली सामग्री है, या तो वो श्रव्य सामग्री है, दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है, या तो दृश्य बिंब या तो श्रव्य बिंब, या तो दृश्य सामग्री या तो श्रव्य सामग्री, या तो दृश्य श्रव्य बिंब या तो दृश्य श्रव्य सामग्री, कोई भी हो सकती है। और उसके बाद तीसरी चीज होगी जो है विचार बिंब। तो जब भी हम किसी वस्तु या क्रिया को देखेंगे, सुनेंगे या फिर देखने सुनने दोनों का काम करेंगे, तो उसके बाद ये तीसरा बिंब बनता है विचार बिंब। विचार बिंब का मतलब हमारे विचार क्या हैं उसके बारे में, हम क्या सोचते हैं, क्या हमने जो देखा या सुना उसको एक्सेप्ट कर लिया या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये सही नहीं था। और बहुत चांसेस होते हैं इसको एक्सेप्ट करने के। रीजन, क्योंकि इस टाइम पे आपकी ज्ञानेंद्रियां पूरी तरह से जागृत हैं, आपने देखा है, आपने सुना है, तो इसका मतलब क्या आप उस पर यकीन नहीं करोगे। देखे और सुने को क्या हम संदेह के घेरे में खड़ा करते हैं? क्या हम उसको कटघरे में खड़ा करके नापते तोलते हैं? तो आपका जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने उसको रियल में देखा और सुना है, तो उस पर तो हम यकीन करेंगे ही करेंगे। तो विचार बिंब के अंतर्गत क्या होता है कि जो दृश्य बिंब बना है, जो श्रव्य बिंब बना है या दृश्य श्रव्य बिंब बना है, उसके बाद ये विचार, विचार का मतलब है हमारा खुद का उस वस्तु या क्रिया के बारे में क्या सोचना है, वो है विचार बिंब। या फिर हम उसको फर्दर अपने मस्तिष्क में कैसे याद रखेंगे, ठीक है, यानी ज्ञान, स्थायी ज्ञान जो आगे जीवन में काम आने वाला है, वो वस्तु या क्रिया जिसको आज हमने देख करके सुन करके जान लिया है, वो नॉलेज आगे अब जो दिमाग में फिक्स हो गई है वो आगे कहाँ काम आएगी, वो विचार बिंब होता है, ठीक है। तो पहले दृश्य श्रव्य बिंब, फिर विचार बिंब, दृश्य श्रव्य फिर विचार, या फिर पहले दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, दृश्य श्रव्य और फिर विचार, ठीक है, लेकिन विचार बिंब हमेशा लास्ट में ही आएगा। तो ये है थॉमस एम रिस्क के द्वारा दी गई दृश्य श्रव्य सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री या ऑडियो विजुअल एड की परिभाषा, ठीक है। थोड़ी लंबी है पर मुश्किल नहीं है, आसान है और ऐसी परिभाषा है जो पूरी तरह से टॉपिक को क्लियर करने वाली है। इसके जरिए कितनी सारी बातें हमें पता चलती है दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में, और मुश्किल भी नहीं है, एक दो बार पढ़ो तो याद हो जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये है भी इम्पोर्टेंट, मैं आपको बता दूं, ये जो थॉमस एम रिस्क से संबंधित जो इनकी ये परिभाषा है, ये बहुत बार पूछी जाती है कॉम्पिटिशन्स में। ओके, चलो आज हमने फिर दृश्य श्रव्य सामग्री के कॉन्सेप्ट को जान लिया है। अब जैसे कि एक उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया, ये शामपट का दे दिया था, तो इसके तरह से ही बहुत सारी सामग्री हैं। कुछ दृश्य सामग्रियों के बारे में हम जानेंगे, कुछ श्रव्य सामग्रियों के बारे में जानेंगे और कुछ दृश्य श्रव्य दोनों प्रकार कार्य करती हैं उनके बारे में जानेंगे।
लेकिन कब जानेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज की क्लास में इतना ही पढ़ना है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।